अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि जो बहनें हमें जॉइन कर रही हैं, उनको आवाज़ ठीक से आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। आप सबको सौद ऑनलाइन अकेडमी की जानिब से आज के इस सेशन में खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमें जॉइन किया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि ये सेशन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इंतहाई नाफ़िअ बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको मैं बता दूँ कि आज आपने स्वाद ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन किया है। स्वाद अकेडमी ये एक ऑनलाइन इदारा है, जहाँ पर फीमेल्स, मेल और किड्स के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और ये कोर्सेज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होते हैं। ये सेशंस होते हैं, कुछ कोर्सेज़ फ्री भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप हमें जॉइन करें व्हाट्सएप पर ताकि आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में जान सकें। आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारी एक डॉक्टर साहिबा हैं और वो उन्होंने हमें जॉइन किया है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो थर्ड सेशन है, इससे पहले जो 2 सेशन हुए हैं वो किस उन्वान पर थे और वो किस मौज़ू पर थे। तो हमने एक सर्च किया कि ख़वातीन को अपने मसाइल, ख़ास तौर पर मख़सूस मसाइल के हवाले से बहुत सी परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। और गाहे-बगाहे उस हवाले से हमें सवालात भी मिलते रहते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसी तरतीब बनाई जाए कि हर तरफ से ख़वातीन के इन मसाइल का हल निकाला जाए। तो सबसे पहले हमने हमारा सेशन था मेरी बेटी बड़ी होने को है के उन्वान से। उसमें हमने बेटी के हवाले से कि जब आपकी बेटी करीबुल बुलूग है तो आप उनको किस तरह से बुलूगत के हवाले से समझाएँ, उसको किस तरह से डील करें और बच्चियों को पहली-पहली दफ़ा में क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या उनके साथ मामलात होते हैं, किस किस्म के उनको परेशानियाँ या दर्द वग़ैरह का सामना करना पड़ता है, इस सूरत में माएँ क्या करें? तो वो सेशन जो है वो माँओं के लिए भी बहुत मुफ़ीद है और बेटियों के लिए भी बहुत मुफ़ीद है, मतलब जो करीबुल बुलूग हो। दूसरा हमारा जो सेशन है वो मसाइल फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ था कि आप ख़वातीन के जो शरई मसाइल हैं वो उनका इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या हल है? उसके जो मसाइल आपको दरपेश आ रहे हैं, इस्लाम उस बारे में आपको क्या हुक्म देता है? तो वो सारी हमने आपको डिटेल्स सेशन 2 में बताई और आप इसके साथ ही देख सकते हैं इस सेशन के इख्तिताम पर इसी की प्लेलिस्ट में वो दोनों मौजूद होंगे, तो आप फ्री होके उन दोनों को लाज़मी सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो भी आपके लिए मुफ़ीद होंगी। तो आज हमारे साथ थर्ड सेशन के लिए जॉइन किया है मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा अख्तर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा अपना तारुफ़ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खुद ही करवाएँगी। आज का जो सेशन है वो स्पेशली ख़वातीन की सेहत के हवाले से है, कि जिस्मानी तौर पर जो ख़वातीन को अपने मख़सूस मसाइल दरपेश हैं, तो वो क्यों हैं, उनकी क्या वजूहात हैं और ख़वातीन को इन बीमारियों की सूरत में क्या करना चाहिए? तो इस सब चीज़ों की अवेयरनेस के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वर्दा, आपने मेरा तारुफ़ भी कराया और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपने लाइक पहले भी 2 प्रोग्राम्स किए, वो भी मैंने देखे, बहुत अच्छे थे और बहुत जज़ाकल्लाह। इन्फॉर्मेटिव थे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस जितने भी सवालात जो हैं लोगों ने भेजे हैं फीमेल हेल्थ को लेके, तो उनमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं जनरली उन सब का अहाता कर सकूँ। पहले और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आप थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवा दीजिए जी, जी। हमारे लिसनर्स को। जी, मेरा एक्चुअली मेरी जो प्रैक्टिस है वो तकरीबन 26-27 साल की प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने माशाअल्लाह। होम्योपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन्स ये 14 इयर्स जो है वो मैंने एक हॉस्पिटल को दिए, कराची में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके बाद डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है। इसके अलावा माशाअल्लाह। फिजियोथेरेपी भी मेरा जो है वो एक फील्ड है, फिजियोथेरेपी भी, जो मैंने एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है अटलांटिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूएसए, जी। वहाँ से मैंने वो ली और इसके अलावा जो है
मैंने एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया। इसी हवाले से मेरा लैब्स के भी हवाले से मेरा जो है वो तजुर्बा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। इसलिए जो है तो मैंने बहुत सारे मतलब दोनों फील्ड्स को बहुत करीब से देखा है, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। तो उसके हिसाब से जो है बहुत सारी चीज़ें कहीं बेहतर हैं कहीं नहीं है, मतलब मेडिकेशन के हवाले से या किसी हवाले से। जी, तो हर एक सिस्टम में अलग अलग सिस्टम्स अलग हैं, लेकिन बेसिक जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें पूरा एक जब केस टेकिंग लेनी पड़ती है, जो लेते हैं हम केस टेकिंग किसी पेशेंट की, तो हम हर हवाले से लेते हैं, फिर ही हम उसको इसके इलाज तजवीज़ करते हैं। जी, बिल्कुल। तो सिर्फ 2-4 सिम्टम्स के बेस के ऊपर इलाज जो है वो हमेशा, पहली बात जो मेरी है वो ये कि हमेशा इलाज जो है ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाके करना चाहिए, खुद से मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जी, अमूमन ख़वातीन का मैंने ये रुझान देखा है कि अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो दूसरे को ज़रूर बताते हैं कि जी, जी। भाई मैंने ये यूज़ किया और तो मुझे ये आप भी फ़ायदा है। जी, हालांकि इंडिकेशंस जो हैं बहुत मुख्तलिफ होती हैं और पेशेंट्स को वो समझ में नहीं आती हैं, हुँ, लेकिन वो एक दूसरे से सुनकर जो है वो सेल्फ हुँ। मेडिकेशन करके और नुकसान उठाती हैं। हर तो पेशेंट इस हवाले से होता है, वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है ना? बिल्कुल, तो तो यही चीज़ इनके समझ में नहीं आती। वो अगर एक दो चीज़ें इनको सिमिलैरिटी लगती है इनके सिम्टम्स में, तो वो समझते हैं कि शायद यही हमारा भी केस है, और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करके आती हैं। सही। तो तो इस हवाले से मैं यही चाह रही थी कि एक ऐसा सेशन हो जिसमें उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि उनकी कंडीशंस क्या है, उनको उनको किस किस मौके पर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जॉइन किया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच, आपके लिए दिल से दुआएँ हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपका यहाँ वक़्त देना अपने यहाँ कबूल फ़रमाए। और मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि यकीन रखती हूँ कि जितने भी हमारी यहाँ बहनें ये सेशन सुन रही हैं, वो सब भी आपके लिए दुआगो होंगी। डॉक्टर आमीन। साहिबा, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि हमारी बच्चियाँ जब वो बड़ी होने लगती हैं तो उनके जिस्म में चेंजेज़ आने लगती हैं। तो वो क्या चेंजेज़ हैं जो बुलूगत की अलामत हैं, या हमारे जो मेंसेस हैं वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे जिस्म में क्या चेंजेज़ आती हैं और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अच्छा जी, इसमें सबसे पहला ये है कि जो आप हमारी अभी इसको अपनी हम स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? जी, अभी नहीं, मैं थोड़ा-सा पहले ठीक है, इसको एक जनरली मैं आप ब डिस्कस करेंगे, फिर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। ठीक है। उसमें फिर ये होगा कि कौन से हार्मोन्स हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, और उसमें कौन से हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे क्या चेंजेस लेकर आते हैं बॉडी में। सही। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि बलूगत जो है बेसिकली जी। वो जो है बेसिकली जो बचपन जो इख्तिताम पज़ीर होता है और बलूगत का आगाज़ होता है, तो बलूगत उम्र का वो हिस्सा होता है जब मुख्तलिफ जिस्मानी और जिनसी तब्दीलियाँ लड़के या लड़की के अंदर जो है वो शुरू हो जाती हैं पैदा होना, ठीक है। तो बलूगत की उम्र मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। गर्म ममालिक में लड़की जो होती है वो जल्द बालिग हो जाती है, और सर्द ममालिक में देर से वो बालिग होती है। जी। तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि बलूगत का ताल्लुक उम्र के अलावा आबो हवा, माहौल और ग़िज़ा से भी है। अच्छा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बलूगत की जो औसत उम्र है ना, जी। वो 12 से 14 साल है। जी। अगर इस उम्र के अंदर अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इसके बाद आगे या पीछे, या अगर इसके बाद भी अगर पीरियड्स ना आए तो फिर उसमें किसी बीमारी का अमल दखल हो सकता है। जैसे कि कुछ बहनों ने ये भी कहा था, सवाल आया था कि उन्हें 18 इयर्स हो चुके हैं लेकिन उनको मेंसेस नहीं हुआ, या किसी बहन का कहना था कि उनकी बेटी को 9 इयर्स में हो गए थे। तो जी, तो दोनों वो सूरतों में? उसके दोनों, हाँ, दोनों सूरतों में है। 9 इयर्स में जल्दी होने के बहुत सारे जो है अवामिल हैं इसमें। सबसे पहला अवामिल जो है हमारी ग़िज़ाएँ हैं, और ग़िज़ाओं के साथ मैं आपको डिस्कस करूँगी कि ग़िज़ाएँ जो हैं जल्दी होने के, जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाती है ये, जी। इसमें जल्दी जो होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो हमारा आबो-हवा के साथ-साथ हमारा मीडिया हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है, हमारे मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बहुत खुल्लम-खुल्ला अब नज़र आने बिल्कुल, लगी हैं, जो कि बिल्कुल। पहले नहीं होती थी, और उसकी वजह से हिजान पैदा होता है बच्चियों के अंदर, और वो जो है हमारे हार्मोन्स को जल्दी
जिसे कहना चाहिए सिक्रीशन के बाइस बनते हैं, और फिर ये जल्दी बलूगत की तरफ बिल्कुल। राग़िब होती हैं बच्चियां। इसी तरह से माहौल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि किस माहौल में बच्चे रह रहे हैं, हाँ कैसी जी। कंपनी है उनकी, ये सारी चीजें जो है इनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, और माइंड से वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। सही। फिर दूसरी चीज ये है कि एक दो चीजें मैंने बहुत ज्यादा नोट की हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं प्रेगनेंसी के लिए भी, कि वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर पीरियड्स में एबनॉर्मलिटी है, या जी। हार्मोनल डिसबैलेंस है। वो बेसिकली इस वजह से भी है कि हमने जो हमारी जो चिकन है, जो हम यूजली जो हम वाइट चिकन यूज व्हाइट कर रहे चिकन होते यूज हैं, करें। ब्रायलर, हाँ, जी। वो बहुत खतरनाक है इस सेंस में कि लोग जो हैं, आपको देखा है वर्ड देखें चिकन, हम हैन यूज नहीं करते वर्ड, जी। ठीक है, वी आर यूजिंग द वर्ड चिकन। जो चिकन का जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो बच्चा ही है जो कि हमने वक्त से पहले बड़ा कर दिया है, ठीक बिल्कुल। है। उसमें इंजेक्शंस, कुछ ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस या फीड के अंदर ऐसे चीजें ऐड कर दी हैं जो कि इसको, उसकी बॉडी को एकदम से बढ़ा रहे हैं। जी। और आपने देखा होगा ऐसे जो चिकन होते हैं। जो हाँ चिकन है जी। हमारी, वो भाग दौड़ नहीं सकती है, वो जी ज्यादातर अपने बिल्कुल। वजन की वजह से बैठी रहती है, क्योंकि वो बेसिकली बच्चा ही है जिसको हमने वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। हाँ अब जी। ये चीजें हमारी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कि आपने देखा होगा कि जितने भी आपके जंक फूड्स हैं, जितने भी आपके बर्गर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो चिकन से, नगेट्स तैयार हैं, ये होते सारी चीजें हैं। उसी गोश्त से बनती हैं, और हमारी डाइट के अंदर इसका हिस्सा बहुत ज्यादा है। जी। तो यही हार्मोन्स जो हैं एबनॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस लेकर आते हैं वक्त से पहले। यानी कि अच्छा। आपने एक चीज बढ़ा दी है, एक एज से बढ़कर आपने जो है उस जैसे चिकन को बढ़ा दिया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, यही हार्मोन्स बॉडी के अंदर जाके ताकि। हार्मोनल डिसबैलेंस प्रोड्यूस करते हैं, सही। ठीक है। तो ये चीज मैंने देखी है कि ज्यादा चिकन का इस्तेमाल भी इन और खासकर जो ब्रॉयलर चिकन है, इसका इस्तेमाल भी जो है वो बहुत सारे जो है एबनॉर्मलिटीज का बाइस बन रहा है। सही। सेकेंड चीज मैंने ये देखी है कि ऐसे दूध जो बहुत ज्यादा हम रेगुलरली जो माएँ अपने बच्चों को दूध देती हैं, वो इस चीज की जरूर फिक्र करें कि ये दूध आ कहाँ से रहा है। क्योंकि जी। बेसिकली जितने भी जो बाड़े वगैरह होते हैं, उनके मालकान होते हैं, वो ज्यादा दूध के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ जी। ठीक है। ये भी देखा अब वो गया है। हॉर्मोन्स, हाँ, ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या कर रहा है, वो बॉडी से जो है वो ज्यादा ब्लड से वो बना रहा है मिल्क, ठीक है ना, यानी हम्म। कैपेसिटी से ज्यादा वो जो है प्रोड्यूस मिल्क बना रहा करेगा। है और प्रोड्यूस कर रहा है। और वो जब मिल्क, वही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो है हॉर्मोन्स है, वो मिल्क के अंदर भी मतलब उसके इफेक्ट्स आते आ हैं, रहे हैं, हाँ जी। और वही वही हॉर्मोन्स जो है हम पी रहे हैं, हाँ ठीक जी। है ना। तो प्रोलॉन्ग अगर हम ऐसे दूध को ले रहे हैं जिसके अंदर हॉर्मोन्स हैं, तो वो भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस का बाइस बनते हैं। सही। तो ये दो चीजें मैंने देखी है बहुत कसरत से, जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आ रही हैं। एक तो ऐसे जगह से दूध जो कि ऑक्सीटोसिन जिसमें मिला हुआ हो, और जो जिसकी वजह से वो ऑक्सीटोसिन जो है दूध के अंदर आ रहा हो और वो कंज्यूम हो रहा हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेनली जो है बहुत सारी चीजों का बायस बन रही हैं। तो ये जो जल्दी जिनको बच्चियों को 8 साल के, 7 साल से 8 साल की या 9 साल की जल्दी जिनको पीरियड्स हो रहे हैं, उसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैमिली टेंडेंसी भी है, बाज़ दफ़ा फैमिली में जल्दी भी हो जाते हैं लोगों को, तो सही। वो फैमिली टेंडेंसी में भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, और बाज़ दफ़ा गज़ा की वजह से, बाज़ दफ़ा माहौल की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ये सही। जल्दी जो है बालिग हो रही हैं। हाँ जी। पूरा ये है कि जो लेट जिनके है वहां पर कोई ना कोई कोई प्रॉब्लम है, या तो हार्मोन्स जो है वो सही से बन नहीं रहे हैं, या कोई अंडरलाइन कॉज है, कोई डिजीज है, उसको तो फिर बाकायदा जाके चेकअप करवा करके, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट वगैरह करवा करके, फिर इवेलुएट करके ही ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, सही। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं बलूगत की, तो हमारे पास 3 तरह की तब्दीलियां हमें नजर आती हैं। एक तो फिजिकल चेंजेस हैं, तबई जी। जो तब्दीलियां होती हैं, एक है साइकोलॉजिकल चेंजेस, नफसियाती तब्दीलियां, और जिनसी तब्दीलियां, जैसे सेक्सुअल चेंजेस आप कह सकते हैं। जी। बेसिकली जब हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, तो उसमें लड़कियों की आवाज में तब्दीली आ जाना, ठीक है, हाँ जी। और ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, और स्पेशली जो हिप्स हैं वो भारी हो जाना, क्योंकि फैट का जो फैट की डिपोजिशन जो होती है ब्रेस्ट बनाने में, या हिप्स के एक पर्टिकुलर फिगर जो अटेन करती है एक लड़की, तो जी। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बलूगत में आगाज़ में जो है वो
अंडर आर्म्स, ये जो हेयर्स ग्रो होते हैं, ठीक है, जी जी। और जेर नाफ बाल का आना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कद में तेज़ी से इजाफा होता है। और बाज बच्चियों में जो है वो चेहरे पे कील मुहासे, एक्ने वगैरह जो है वो निकलना निकल शुरू हो आते हैं। जाता और है। ये जो है सब हार्मोन्स की जी वजह जी। से हैं, क्योंकि एकदम तब्दीली आ रही होती है बॉडी के अंदर। जी एक जी। चाइल्डहुड से बच्चा जो है एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें ये चेंजेस आते हैं। सही। और साइकोलॉजिकल जो है, वो बच्ची जो है स्पेसिफिकली उसकी मतलब उसको अपनी शख्सियत का एहसास होता है। और उसके साथ साथ जो है वो जो जिनसे मुखालिफत की तरफ उसके फीलिंग्स एक डेवलप होते हैं, जो एक अच्छा। नॉर्मल है। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं। सही। ठीक है, इसमें शर्म हया का अंसर ज्यादा हो जाना, ठीक है, जी। इसी ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चियों के अंदर थोड़ा, चेंज उनमें आया अंदर जाता है थोड़ा। थोड़ा सा वो भी आ जाता है, डेवलप कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, करते डेवलप होता है, ऐसा ऐसा ये चीजें डेवलप होती हैं। और वो उनको अच्छा, फिर इसके बाद जो चेंजेस हैं, जब हम सेक्सुअल चेंजेस कहते हैं तो उसमें जो है मैंने पहले बताया कि साइज, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, यूट्रस की वॉल्स का बढ़ जाना, और उसकी वॉल्स का मजबूत हो जाना, क्योंकि वो एक ऐसे फेज में जा रही होती है जहाँ पे माँ बनने की तैयारी मतलब स्टार्ट हो रही होती है। अच्छा। उसके अलावा जो है हमारे जो पेल्विक है, जो से हम कहते हैं हिप बोन जो है, ये चौड़ी हो जाती हैं ताकि वो प्रेगनेंसी में इसको बच्चे के लिए जगह बना सके। ठीक है, सही। उसी में जो है ओवरीज में से जो है एग्स का जो है, अंडे का जो है इखराज, जो पीरियड्स के जो साइकिल है उसके दौरान होता है। और जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर और बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, वो सारे सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। सही। तो मेन चीज ये है, मेरा ये एक तो यहाँ वो सवाल है तब्दीलियां हैं। कि जी बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी रखी है वो हिकमत से खाली नहीं है, लेकिन ख़वातीन बाज़ औक़ात कोफ्त का भी शिकार होती हैं कि भई हमें ही ये मेंसेस क्यों आते हैं? तो ये मेंसेस का होना ये ख़वातीन में किस चीज़ को चेंज लाता है? क्या उनको उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है? एक। देखिए, हाँ, ये जो तब्दीलियां हैं, चेंजेस जो आ रही हैं हमारी बॉडीली, ये इस वजह से आ रही हैं कि बेसिकली बच्ची को बलूगत के अंदर, हमारा जो मेन चीज होता है बलूगत में वो ये है कि औरत का काम ये है कि प्रेगनेंसी, ठीक है ना, जी। बच्चों की अफजाइश, ठीक है ना, तो जी। ये इस चीज की प्रिपरेशन है बेसिकली। सही। ठीक है ना, प्रिपरेशन के लिए जाहिर है पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है, तो इसी तरह से ये ग्राउंड बनता है, चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर एक बच्ची जो होती है, एक यंग गर्ल के अंदर जो है वो एक उसमें चेंज हो जाती है, और फिर वो कंसीव के लिए रेडी होती है, रेडी हो जाती यानी है। कि प्रेगनेंसी के लिए जो है वो रेडी हो जाती है, उसके जिस्मानी आज़ा और वो खुद जहनी तौर पे भी। तो ये एक अफजाइश नस्ल का जो है वो एक, जैसे कहना चाहिए कि माइलस्टोन है, फर्स्ट यानी आप स्टेप। स्टार्ट, हाँ फर्स्ट स्टेप है, यू कैन से कि वो फर्स्ट स्टेप है। सही। अच्छा, कुछ बच्चियों को ऐसा भी होता है कि पीरियड्स आने से पहले जो है वो बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। जी, बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास यहाँ बहनों ने सवाल भी किया था कि उनको मेंसेस के दौरान जो है वो काफ़ी तकलीफ़ होती है और कुछ को तो जो है वो क्या मतली वगैरह की कैफ़ियत होती है, टाँगों में बहुत दर्द हाँ होता है, तो कमर में, तो इसकी क्या जी वजूहत जी, हैं? ये सारे अब जैसे इसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, सही। आपके पास ख्याल हाँ में, जी। हाँ हाँ जी। ये है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कहलाता है पीएमएस। अच्छा, ये पीएमएस जो है ये बेसिकली ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है, हार्मोन्स की जो है पूरे महीने के अंदर, डिफरेंट महीने के डिफरेंट दिनों में, डिफरेंट वीक्स के अंदर हार्मोन्स की कहीं कहीं हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन्स कम होते हैं, उसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये चेंज आता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर जो होता है, पीरियड से एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले, ये पेट जो है फूल जाना, सर का दर्द, मूड स्विंग्स हैं, जी। और थकावट है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और रोने का रुझान है, गुस्सा है, झंझलाहट है, और भूख के अंदर चेंज आना, और मतलब सोने में जो है वो ट्रबल जो है मुश्किल होना। होना, और कंसंट्रेशन सही नहीं होना, ये सारी चीजें जो हैं, और बाज़ दफा पेन, ब्रेस्ट में पेन भी होना, जी, ठीक है, जी। ये सारी चीजें जो है ये इसको पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
इसकी वजह से होती हैं। ये सब हार्मोनल बेसिस है इसके। कुछ लोगों के अंदर जो है वो डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हम्म। और स्लीप पैटर्न उनका डिफरेंट हो जाता है, इमोशनल आउटबर्स्ट होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, रोना आने हाँ लगता है, जी, दुख, बिल्कुल। एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये सारी चीजें जो हैं वो इस वजह से होती हैं। और उसको रोकने के लिए, मतलब इन कंडीशंस को कम करने के लिए, देखिए ये चीज है, किसी को बहुत ज्यादा फील होती है, किसी को बहुत कम फील होती है, लेकिन होती हर एक को है, क्योंकि हर जी। एक में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपकी डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खवातीन की डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है उसकी हेल्थ के ऊपर थ्रू आउट। ठीक सही। है, तो सबसे पहले ये है कि ऐसी कोई चीजें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं हमारे पास, फाइबर, ऐसे चीजें, फ्रूट्स हैं, और वेजिटेबल्स हैं, कच्ची जो आपकी सब्जियाँ। सब्जियां हैं, और दही है, कैल्शियम रिच जितनी भी चीजें हैं, फूड है। ठीक है, ये चीज लेना। और पीरियड से पहले आप अगर फैटी डाइट, चिकनाई वाली चीजें कम कर दें, सॉल्ट इंटेक कम कर दें, शुगर इंटेक कम कर दें, ठीक है, और कैफीन जैसे चाय कॉफी वगैरह होती है, जी जी। ये अगर पीरियड से पहले कम कर दें तो ये काफी हद तक इन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक सही। है, उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी चीजें हमारी जो हम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, वो हमारी काफी हद तक डाइट से हम उन्हें काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। पानी का ज्यादा पीना, ठीक है। सही। इसके अलावा कुछ विटामिन, अगर वो विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन तो एक ऐसी चीज है कि जो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आप अगर लेंगे, ऐसी कंडीशन में जिनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, अगर वो विटामिन सप्लीमेंट कोई लेते हैं जिसमें कैल्शियम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम है, फैटी एसिड्स वगैरह हैं, अगर वो ये ले रहे होते हैं तो वो उसमें कहना चाहिए कि वो उनको हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसके सही, अलावा जो है मतलब ना है कि ये आपके पास, ऐसी जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेडीज को लेनी चाहिए। ले नहीं, ये हाँ ले सकती हैं वो आजकल की जिस तरह जिनको ये खुराक है ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें जिनको इस ये चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है। हम्म। अगर ये अपनी डाइट बेहतर कर रही हैं तो इनको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो फिर इनको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आप ले सकती हैं, आप उसको एज अ पिल ले सकती हैं विटामिन की। पानी ज्यादा पीना है, बैलेंस डाइट बेसिकली रखनी है, कम शुगर और सॉल्ट का इंटेक और कैफीन का इंटेक कम से कम कम से करना कम। है बिफोर पीरियड्स। तो आपके ये सिम्टम्स जो होंगे, जैसे ब्लॉटेडनेस है, सूजन लगता है कि सूज गया है, फूल गया है, पेट फूल गया है, स्वेलिंग हो गई, ये सब वाटर रिटेंशन इसलिए होती है, पानी की जो कमी बॉडी के है। अंदर रिटेंशन होती है सॉल्ट की वजह से होती है। अच्छा। सॉल्ट ज्यादा लेंगे, पानी की रिटेंशन ज्यादा होगी, स्वेलिंग ज्यादा फील होगी। सही। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन मतलब इसकी वजह से ज्यादा हैं। तो अपनी डाइट मेन चीज जो है फीमेल्स के लिए, थ्रू आउट द मंथ अपनी डाइट को कंट्रोल और बेहतर बनाना, जंक फूड्स को हटा देना, फिजी ड्रिंक्स को हटा देना, जो आपके जितने भी फाइन शुगर्स हैं, जैसे केक वगैरह बनता है, ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों को अगर अपनी डाइट से हटा देंगे तो अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जो इसके था कि सवाल था कि ये सारे उसमें मैंने कवर कर दिया है कि ये किस वजह से होते हैं और आप उसे प्रिवेंशन अपनी कैसे कर सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ हमारा एक अगला सवाल है कि मेंसेस जो हैं उनकी उसका ड्यूरेशन क्या है, और इसके ब्लड का जो कलर है वो अगर चेंज होता है तो क्या वो किसी खास बात की अलामत है? अच्छा, सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी फिर ये स्लाइड को, है तो वो इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें बेसिकली ये देखना है कि एक मिनट में आपको एडमिन कर दूं। ठीक है, आप कर दीजिए प्लीज। आप अब होस्ट हो गई हैं, आप शेयर कर लीजिए ठीक स्क्रीन। ठीक है, ओके। हमारे मेंस्ट्रुएशन में पूरे महीने में जब हम बात कर रहे होते हैं कि ड्यूरेशन पीरियड्स का जो है वो उसकी ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशंस क्या है। नॉर्मल ड्यूरेशन जो है कम से कम जो है 25 दिन हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 33 दिन हो सकता है। ठीक है, सही। अच्छा, अब जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं वन नोट के थ्रू मैं थोड़ा सा बता भी दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों को कि
ये 22 दिन 25 दिन का क्या मतलब है? तो वो उसको मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, शो हो गया। हाँ जी। अच्छा, पीरियड्स की जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली 22 दिन से, इसका 25 दिन से जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है 33 डेज तक। ठीक है, सही। अगर फर्ज करें कि अगर किसी को 25 दिन के बाद, ये पीरियड आपकी हर एक की आदत अलग है। ठीक है, किसी को 30 डेज यानी 25 से 30 का मतलब ये है कि 25 दिन का भी हो सकता है पीरियड, 26 दिन का हो सकता है। फर्ज करें कि आपको मंथ के फर्स्ट मंथ का फर्स्ट जो होता है उसको पीरियड्स आए, और उसके बाद अगर आपकी आदत है 25 दिन, 25 दिन के बाद फिर दोबारा आपको पीरियड स्टार्ट हो गए। ठीक जी। है, अब फर्स्ट को आए थे, अगर फर्स्ट करें 5 तक चले वो, फिर उसके बाद 25 को आए, फिर 5 तक चले वो, तो ये एक महीने में 2 दफा नहीं होंगे। सही। क्योंकि कुछ ठीक है, लोग इसको हम, ये समझते हैं कि हाँ महीने में उन्हें 2 दफा आ गए। हाँ, ये महीने में 2 दफा, इसको हम नहीं कहेंगे 2 दफा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो उस बच्ची का साइकिल है वो 25 दिन का था, तो 25 दिन का मतलब ये है कि हर दफा डेट चेंज होगी। ठीक अच्छा। है, लेकिन उसने 2-3 महीने या 3 महीने जो है कंसेक्टिव, हम किस तरह से मालूम करते हैं कि हम 3 मंथ्स कंसेक्टिव अपनी डेट्स को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि हमारा साइकिल कितने दिन का बनता है। सही। ठीक है, अगर वो 26 दिन का साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है, तो फिर फर्स्ट के बाद फर्स्ट को ही आएगा, या 31 को आ सकता है, या 29 को आ सकता है, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। जी। ठीक है, 33 का साइकिल है, इसका मतलब है कि वो महीने के तीसरे, मतलब ये कि 2-3 दिन ऊपर भी हो सकते हैं पीरियड से। सही। 35 दिन का भी हो सकता है, ये 35 दिन तक भी जा सकता है। तो 35 दिन का मतलब है कि जाहिर है वो अपनी एक्चुअल डेट से 5-4-5 दिन या एक हफ्ता ऊपर आगे हो सकता है, ऊपर हो सकता है। तो सही। अगर ये हर दफा ही ऐसा है तो वो नॉर्मल है। सही। ठीक है ना, वो एबनॉर्मल नहीं है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। जी बिल्कुल। ये चीज क्लियर हो गई ना कि हम इसको कब कहेंगे कि नॉर्मल है। अब मैं आ रही हूँ दोबारा से, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो हम कहते हैं कि इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, या अगर कोई लोग बच्चे बच्चियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डाइटिंग पे होती हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता वो खाना छोड़ देती हैं अपना वो सारा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लिए जो कि गजाइयत चाहिए होती है, वो हार्मोन्स के लिए गजाइयत नहीं मिलती है, हार्मोन्स बनते नहीं है, उसमें डिस्टर्बेंस आता है और मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, सही। इसके अलावा जैसे लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, और बैठ बैठ रहे हैं ज्यादा, वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके में मोटापा छा रहा है और उस मोटापे की वजह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, सही। स्ट्रेस जो है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा थकावट हो, या किसी बीमारी की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सही। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या हैं। सबसे पहले जो है, हम, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि मुझे बेसिकली बताना ये है आपको। ओके, देखिए हमारे पास, हम एवरेज साइकिल लेते हैं 28 दिन की। ठीक है, कि अगर मैं कहती हूँ कि ये फर्स्ट से लेकर के 28 दिन, ये हमारी एक एवरेज साइकिल है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सारी साइकिल्स को मिला के जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर आता है, हम एवरेज साइकिल लेते हैं 28 डेज की। 28 डेज में ये वाला जो फेज है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला फेज जो है, यहाँ पर ये वाली थिकनेस बताइए कि जो हमारा रहम होता है उसमें जो लाइनिंग होती है जिससे ब्लीडिंग होती है, हम्म। वो उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो थिकनेस, ये जो आ रहा है वो ये है कि हमारे पास शुरू में पीरियड्स, इससे पहले जैसे 28 डेज के बाद पीरियड्स हो गए, ये 28 डेज है। सही। 28 डेज के बाद यहाँ से पीरियड्स हो गए। पीरियड्स के बाद दोबारा से हमारी जो यूट्राइन, क्योंकि पीरियड्स का मतलब ये है कि जो हमारी रहम की अंदरूनी जो लेयर है वो शेड हो जाती है, वो निकल जाती है पीरियड्स में। ठीक है, सही। अच्छा, अब क्या होता है, हर महीने ये निकलती है तो हर महीने रिपेयर भी होगी ना, दोबारा से जी जाहिर बनेगी सी ये। बात है। जी। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली फीमेल्स के 4 हार्मोन्स हैं जो कि ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक सही। हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है हार्मोन, एक हमारे पास होता है
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट औकात में, पूरे महीने में डिफरेंट औकात में रिलीज होते हैं और ये डिफरेंट चेंजेस लेकर आते हैं बॉडी में। सही। ठीक है, अब बात यहाँ पर हो रही है कि हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है या रहम की अंदरूनी झिल्ली जो कि हमारे पीरियड्स में निकल गई है, वो पहले रिपेयर होगी। उसके लिए हमारे पास हार्मोन का होना जरूरी है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे दिमाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ब्लड के अंदर आता है। रहम में ये क्या करता है कि ये दोबारा से लाइनिंग जो होती है, जो कि शेड हो गई होती है, जो निकल गई होती है, उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो सही। जब रिपेयर कर रहा होता है ये, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे रिपेयरिंग शुरू हो गई है इसकी, और रिपेयर के साथ साथ हमारे पास ओवरीज जो हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रही हैं कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का क्या मतलब है कि हमारे जो बैजादानी है उसके अंदर अंडे जो हैं वो पहले छोटे होते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगते हैं। ठीक है, इस हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है, अंडों की अफजाइश करता है, उसको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। सही। ठीक है, अब ये जो अंडे जो मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, तो फिर ये एक टाइम आता है 14th डे पर, ये 14वां दिन है पीरियड्स का, मतलब पूरे महीने की साइकिल का जो बीच वाला यानी मिड साइकिल है, 14 डे पर एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कहलाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी जो है हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है कि उस अंडे को, जो ओवरी के अंदर जो अंडा मेच्योर हो गया है ना, उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है, यानी उसको उसका सरफेस पर आके वो फट जाता है और उसका अंडा रिलीज होता है। आवाज आ रही है मेरी आपको? 11 दिन से लेकर 17 दिन एक तक मिनट, एक मिनट। पीरियड्स में, हाँ, थोड़ा सा 17 दिन तक होता है, 11 से लेकर 17 तक, ये जो डेज हैं 11 से लेकर 17 तक, आपको मेरी ये आवाज सबसे ज्यादा। जी, आपको मेरी आपको आवाज आ आवाज आ रही रही है? है? थोड़ा सा जी जी। डिस्कनेक्ट हो गया था। आप दोबारा से थोड़ा अच्छा समझें कि वहाँ जो ब्रेन से जो आप जहाँ बात कर रही थी वहां से दोबारा से स्टार्ट करें। अच्छा, शुरू से मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। शुरू से स्टार्टिंग में ये है कि मैं ये बात कर रही थी कि जब पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स का मतलब क्या होता है, जो जो अंदरूनी झिल्ली है हमारे रहम की, वो एक्चुअली उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, वो ब्लड वेसल्स जो है, वो झिल्ली जैसी रिमूव होती है, ब्लड वेसल्स भी उसके साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो शेड हो जाती है, निकल जाती है पीरियड्स के दौरान। फिर दोबारा से ये इसका दोबारा बनने का अमल शुरू होता है। वो बनने का अमल कब शुरू होता है, जब हमारे हार्मोन्स, हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। ठीक है, ये वाले, सही। ये एफएसएच क्या करता है कि जो लाइनिंग है ना, उसको दोबारा रिपेयर करना शुरू कर देता है, बनाना शुरू करता है। ठीक है, बनाना शुरू करने के साथ साथ, जैसे जो आपका ओवरी है, वो क्या करती है कि जब वो इसमें जब बनाना शुरू करती है, तो क्या करती है, ये जो है आपका एंडो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू कर देती है ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या होता है, बैजादानी, वो सही। एस्ट्रोजन क्या करता है, इसको मेंटेन करना शुरू कर देता है, इसको बनाना शुरू कर देता है। और फॉलिकल जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, बैजादानी में जो अंडा होता है उसको मेच्योर करना शुरू कर देता है। ठीक है, सही। अब वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कौन रिलीज कर रहा है, बैजादानी रिलीज कर रही है, लेकिन चूंकि ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में आते हैं, तो हम्म। ब्लड से ये यूट्रस में जा रहा है और यूट्रस में ये लाइनिंग को मेंटेन करवा रहा है। ठीक है, बना रहा है। लेकिन उसी दौरान जो है दूसरा काम क्या हो रहा है बैजादानी में, कि वो एग जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, अच्छा, ये तो एस्ट्रोजन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इस वक्त काम कर रहे हैं। फिर एक्सक्यूज मी, फिर क्या होता है 14वें दिन पर, क्योंकि वो अंडा मेच्योर हो जाता है, अब उसे रिलीज होना है। जी बिल्कुल। तो वो रिलीज कौन कराएगा, वो रिलीज दूसरा हार्मोन कराएगा, जो कि वो भी ब्रेन के एक ग्लैंड है, वहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये क्या कराता है, उस एग को रप्चर, वो जो उसको रप्चर करता है और वो बाहर आ जाता है ओवरी से या भैंसादानी से बाहर आता है, और वो जो है वो फिर वो यूट्रस की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। ठीक है, अब सही। क्या होता है, अब ये वाला जो टाइम होता है,
जिसमें वो अंडा रिलीज हो रहा है, ठीक है, जी वो वाला टाइम ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अच्छा, बाज लोगों को इस टाइम में जब जब एग रिलीज हो रहा होता है उस टाइम पर बाज लोगों को पेन होता है 14वें दिन। कुछ लोगों जी को होता है, हर एक को नहीं होता। कुछ लोगों को फील होता है कि एक बड़ा शार्प सा पेन हो रहा है या डल सा पेन हो रहा है। वो इस वजह से भी होता है समटाइम्स के वो बाज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो हर हर चेंजेस को फील कर जाती हैं फीमेल्स। तो वो बेसिकली जो अंडा रिलीज हो रहा होता है उसका पेन की वजह से वो फीलिंग होते हैं समटाइम्स। इसी पेन के साथ समटाइम्स जो है कुछ थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो जाती है, अच्छा ठीक है। ये ब्लीडिंग जो है वो हर एक को नहीं होती, बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे ये 14 डे पे स्लाइट ब्लीडिंग होती है, तो वो नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज नहीं है वो, क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन नहीं है, वो मेंसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी का टाइम है कि इसमें प्रेगनेंसी अवेल कर सकती हैं खवातीन, वो 11वें दिन से 17वें दिन होता है। यानी ओवुलेशन से अगर 14वां दिन अगर है तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी ज्यादा हो सकती है क्योंकि अंडा रिलीज हुआ हुआ है, सही ठीक है। तो ये वाले टाइम अवेल किया जा सकता है प्रेगनेंसी को करने के लिए। अमूमन डॉक्टर्स भी 14 डे के ऊपर फॉलिकल्स के साइज के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ताकि वो देख सकें कि जो 14 डे पे अंडा रिलीज हुआ है वो मेच्योर फॉलिकल है या नहीं है, क्योंकि जब तक वो मेच्योर नहीं होगा जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, सही ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, दो कंडीशन है, अब इसके बाद दो कंडीशन है। अगर फर्ज करो कि प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या होगा, ये जो लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, ये जो हमारी जो झिल्ली थी अंदर यूट्रस हाँ की, ये कंटिन्यू करेगी 9 महीने तक, अच्छा ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, जब वो प्रेगनेंसी हो गई है, अब उसने क्या किया, वो बच्चा जो है या वो जनेन जो है वो क्या है, इस लाइनिंग के अंदर जो है वो धंस जाएगा ना, क्योंकि वो अपनी सही जगह बनाएगा। मतलब जैसे कहना चाहिए एक जगह वो पकड़ लेगा उसको ताकि वो वहां पे चिपक करके वो अपने आप को ग्रो कर सके, ठीक है। सही तो इसी वजह से ये झिल्ली जो है ना, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर पीरियड्स बंद हो जाते हैं। वो पीरियड्स इसलिए बंद होते हैं कि वो ये झिल्ली जो है ये स्टेबल हो जाती है। और वो स्टेबिलिटी किस वजह से होगी, आप देख रहे हो यहाँ पे हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हार्मोन का लेवल जो ब्लैक कलर की लाइन है ये बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर ये प्रेगनेंसी है तो ये कंटिन्यू करेगी थ्रू आउट 9 मंथ। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या होगा, ये ड्रॉप कर जाएगी। जैसे ही ड्रॉप करेगी तो वैसे क्या ही होगा, वैसे ही इसकी जो लाइनिंग है ना, क्योंकि ये लाइनिंग को मतलब स्टेबल करने के लिए या उसको वहीं रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है उसी वक्त से ये लाइनिंग भी क्या होती है, शेड हो जाती है, निकल सही जाती है। पीरियड, फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो यानी जाता है सही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। है जी तो ये जो हार्मोन्स हैं, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट हार्मोन्स हैं, और हर एक का अलग अलग जो है वो है इनका रोल है। हाँ अब जहाँ पर मैं कहती हूँ कि जैसे अब बच्चियों को अमूमन पीएमएस के जो कंडीशन होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कंडीशन होती है, वो होती है आपके 14वें दिन, यानी 2 हफ्ते पहले पीरियड से 14 से 28 2 वीक्स हो गए ना। जी जी तो बाज़ दफा ये जो पेन शुरू होते हैं 1 वीक से या 2 वीक से पहले से जो चेंजेस आते हैं वो इसी वजह से, हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होते हैं। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं हार्मोनल, ये चेंजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, सही ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्ची जब पैदा होती है ना, तो उसकी ओवरीज के अंदर 70,000 अंडे होते हैं मौजूद अच्छा एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन जब वो एडल्टहुड में आती है तो जो जितनी जैसे 500 मेच्योर होते हैं उसमें से आपको पता है 2 आपकी ओवरीज हैं, उसमें से हर माह 1 या 2 अंडे जो है वो रिलीज होते रहते हैं। तो सारे के सारे जो है वो जिससे कहना चाहिए कि वो फर्टिलाइज नहीं होते, या सारे के सारे जो है वो निकलते नहीं है, सिर्फ वो निकलते हैं जितने जो जो मेच्योर हो जाते हैं। इसी सही वजह से बाज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इसी वजह से होती है। अगर एक से ज्यादा अंडे एक वक्त में निकल जाएं और एक से ज्यादा जो है फर्टिलाइज हो जाएं तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसी को चांस देते हैं, अच्छा ठीक है। और कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे जो लोग इनफर्टिलिटी की मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, बाज़ दफा उनकी ये जो फॉलिकल्स हैं, ये वाले फॉलिकल्स जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, ये ओवरी के अंदर होते हैं, ये अंडे ओवरी के अंदर हो रहे हैं। ये देखो ऐसा ऐसा मेच्योर हो रहे हैं, जी ये वाला अंडा मेच्योर हुआ, ये इसका साइज बढ़ता जा रहा है, अंडा मेच्योर हुआ, इसने ये जो थैली थी इसको रप्चर कर दिया, ये अंडा रिलीज हो गया। सही अंडा रिलीज होने के बाद ये वाला जो जो है आपका स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये जी, अंडा था, ये अब इस शेप में आ गया। अंडा तो सही रिलीज हो गया, ये इस हाँ शेप में जी आ गया, इसे हम
कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है, सही। जो कि इसको, ये ओवरी के अंदर है ना, ये ओवरी जी, के जी। अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी है तो ये वहीं रहता है, ये डिजेनरेट नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, ठीक है। और अगर ये प्रेगनेंसी नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन भी कम हो जाएगी और फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, सही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि अगर हम बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो, अब यहाँ पे देखो 36 से 37 जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। थोड़ा सा टेम्परेचर जो है, एक हम ये भी नोट कर सकते हैं कि ओवुलेशन के टाइम पर हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा रेज्ड होता है, सही। स्लाइटली, लेकिन ये बहुत कम लोग जो हैं मतलब इसको फील करते हैं या वो करते हैं, बॉडी हल्का सा वार्म फीलिंग होती है। ये सारे के सारे जो हैं ये हार्मोन्स की डिफरेंट चेंजेस की वजह से हैं, सही। ठीक है। तो ये ओवरी, ये बैजादानी के अंदर अंडे का वो था कि अंडा छोटा है फिर बढ़ता जा रहा है, ये 14 डे के ऊपर ये ऐसा वो टाइम है जहाँ पे अंडा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सही। बैजा रानी के अंदर चेंजेस हैं जो कि अंडे के हिसाब से बताए गए हैं। ये आपके यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग है, जो जिससे मेंस्ट्रुएशन होती है, वो लाइनिंग है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, सही। ठीक है। और यही ब्लड वेसल्स बच्चे को फिर ग़िज़ा फराहम करती है मदर से बच्चे को, ठीक है। सही। फिर वो आंवल नाल और प्लेसेंटा वगैरह बनता है और वो फिर उसको जो है वो कंटिन्यू उसके साथ कंटिन्यू रहता है। तो ये सही। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यही हार्मोन्स है पीएमएस की वजह बनते हैं। और इनके लिए क्या है कि आपके जो जो भी सिम्टम्स हैं वो आपकी ग़िज़ा, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो काफ़ी हद तक उनमें कमी आ सकती है। सही हो तो गया। दिस इज, ठीक है, ये मैं स्टॉप शेयर कर दिया है। हाँ, अब आपने, आप पूछिए और क्या आपने पूछना है, तो अच्छा जी, क्वेश्चन है मैं इसके पूछ हिसाब सकती से। हूँ। अच्छा, यहाँ एक सवाल हमारे पास और भी आया है एक बहन का कि कुछ बहनों को शादी के बाद भी, आप प्लीज मुझे होस्ट कर दें ताकि मैं यहाँ अच्छा से ठीक है, स्क्रीन एक सेकेंड। हाँ, कुछ एक बहनों को जो है सेकेंड। वो शादी के बाद भी मेंसेस बहुत तकलीफ के साथ आते हैं, जबकि सुना ये जाता है कि शादी के बाद जो है वो मेंसेस में तकलीफ नहीं होती, तो इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी मेंसेस की जो डिस्मेनोरिया है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। खवातीन के अंदर आफ्टर मैरिज अगर उनको पीरियड्स में पेन हो रहा है तो बेसिकली उसकी वजह ये होती है इन्फेक्शंस, अच्छा। ठीक है। अगर हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन है, एक तो चेंज, बहुत एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चेंजेस चेंज होती हैं। अगर फर्ज करें कि हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आसानी से फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है और उसकी वजह से जो है फीमेल के जो पार्ट्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है और उसमें ये पेन शुरू होता है पीरियड्स में। सही। तो ये सब इवेलुएट करना पड़ता है कि किस किस्म का इन्फेक्शन है और क्यों हो रहा है। सही। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है यूट्रस के मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फेज के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, हार्मोनल वही डिसबैलेंस आता है, क्योंकि ज़ाहिर है शादी के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बॉडीली भी चेंजेस आती हैं, हार्मोनल भी चेंजेस आती हैं, तो वो उसको बाज़ लोग कोप कर लेते हैं, बाज़ लोग नहीं करते। तो सही। बाज़ दफ़ा जो शादी के बाद अमूमन जो पेन्स वगैरह होते हैं पीरियड्स में, वो यूजुअली इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं और सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं। सही। इसी हवाले से मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रही जी हूँ सफाई बिल्कुल। के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इवन हमारे पीरियड्स में जब हम पैड्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो पैड्स जो हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए, प्लस ये कि हर 4 घंटे से लेके 6 घंटे के अंदर जो है पैड्स को वो चेंज चेंज होना करना चाहिए। चाहिए। इसकी वजह ये है, चाहे ब्लीडिंग कम हो, बहुत कम स्पॉट लगा हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने चेंज करना है उसको। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो पैड्स अवेलेबल हैं या जो हमारे पास डायपर्स हैं, उनमें जो केमिकल यूज हो रहा है, वो केमिकल क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो केमिकल है, वो नॉर्मल चीज नहीं है, सही। ठीक है। बहुत देर तक लगा रहेगा तो उसके इफेक्ट्स 100% जो है वो आपके ऑर्गन्स को जो है डिस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सही। तो यही चीज जो है, इससे बेहतर यह है कि आप अपने वो हाइजीनिक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली उसको चेंज कर रहे हैं 3-4 घंटे के अंदर, अगर आपका हैवी फ्लो है तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आप उसको चेंज कर लें। और तो ये एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले जो है वॉशिंग का जो तरीका है, ठीक है ना, वो बहुत गलत है। हमें बच्चियों को बचपन से सिखाना चाहिए
बच्चों को भी और बच्चियों को भी, क्योंकि बच्चियों में हमारे पास जो हमारी शर्मगाह है और जो पॉटी एरिया है वो बहुत करीब करीब है। जी जो बिल्कुल। अच्छा, हर जगह के अपने अलग जरासीम है, ठीक है, वो वहीं सही। रहते हैं, यानी रेजिडेंट फ्लोरा कहलाते हैं, वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। और वो एक्चुअली वो लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रहे हैं, यानी कि वो दूसरे और दूसरे बैक्टीरिया को वो आने नहीं दे रहे, सही जो है। कि पैथोजेनिक है या जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन बैक्टीरियाज को वो रोकते हैं। तो हम्म। वो वहाँ के रेजिडेंट हैं, यानी वो रहते वहाँ हैं, ठीक है। सही। अब हाँ। अगर फर्ज करें कि वॉशिंग का तरीका गलत है इस सेंस में कि अगर आप वॉश कर रहे हैं, कोई बच्ची है छोटी, आप उसे उसने पेशाब किया है, पॉटी की है, आपने वॉश करने का तरीका ये करना है, खुद ने भी और बच्चियों को भी ये सिखाना है कि पहले जो है वो यूरिन की जगह जो है वॉश करें, यानी फ्रंट एरिया पहले आपने। फ्रंट एरिया पहले वॉश करें, फ्रंट एरिया वॉश हो जाए फिर आप बैक एरिया को वॉश करें, ठीक सही। है। ऐसा नहीं कि फ्रंट बैक जो धोलारी होती हैं, मैं माएँ देखी हैं, उनका कोई उनको वो नहीं होता, वो बस ये होता है कि जल्दी से वॉश हो जाए। ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस, बच्चों के, छोटी बच्चों की लिकोरिया के चांसेस और इन्फेक्शन के चांसेस को प्रोवोक करता है। इवन के जो आपके ये बस किडनी बच्चों इन्फेक्शन ख... होते हैं, यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, हाँ ये भी जी। इस वजह से। और जिस तरह खारिश वगैरह या इस तरह के मसाइल होते हैं वो हाँ, खारिश जो है, हाँ, वो मैं अभी उसी के ऊपर आ रही हूँ, क्लीनिनेस के ऊपर आ रही हूँ, सफाई के ऊपर आ रही हूँ। हम्म। कि अच्छा, एक तो ये चीज है कि जो ऐसे जरासीम जो कि पॉटी एरिया के अंदर होते हैं, वो अगर पेशाब वाली जगह पे चले जाएं तो वो वहां जा करके डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, अच्छा। क्योंकि वहां पॉटी वाली एरिया में जो जरासीम है वो तो नॉर्मल है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह अपने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है। लेकिन जी। इस तरह से जो वॉश करने से क्या होता है, आगे की जरासीम पीछे, पीछे की जरासीम आगे, और जाहिर है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अमूमन इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। समटाइम्स वो क्या करते हैं कि वो यूरिन इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, समटाइम्स जो है वो दूसरे और इन्फेक्शन बच्चियों में भी कॉज कर देते हैं, लिकोरिया वगैरह, ठीक है। सही। तो ये चीज मेन है कि आपने धुलाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़ा हो बच्चा हो, लेकिन आपने सिखाना बच्चे बच्चियों को दोनों को यही सिखाना है, सही। ठीक है। जी। अच्छा, एक सवाल और भी मेरा यहाँ पर था कि पैड्स जो है वो ख़वातीन यूज़ करें या वो खुद घर में बनाएं या कपड़े का इस्तेमाल करें, इनके लिए सबसे बेहतर क्या क्या है? देखिए, अगर आप वो यूज कर रही हैं, जैसे कहना चाहिए कंपनी की ऑलवेज कप वगैरह। कप हाँ, ऑलवेज, देखिए ऑलवेज बेसिक ये है कि आप कोशिश ये करें कि जो हमारे यहाँ पे लोकल बनते हैं, ठीक है ना, वो बेहतर हैं बनस्बत जो आपके बाहर से आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं। अच्छा, अगर आप यूज भी कर रहे हैं बिलफर्स, ठीक है ना, तो आपने फ्रीक्वेंट चेंज करना है इसको। सही। उसको ज्यादातर उस उसके साथ एब्जॉर्प्शन के साथ लगे नहीं रहने देना है, कि वो सही। एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ठीक है, और फिर वो लगा हुआ भी है, ऐसे तो टाइम वो में। हाँ। इन्फेक्शन कॉज कर देता है। हाँ, जैसे यही मैं भी बात करने वाली थी कि ऐसे टाइम में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रैश हो जाता है और वो इसी उनको। वजह से होता है कि जो वो क्लीननेस का ख्याल नहीं रख रही हैं, वो वॉश नहीं कर रही हैं सही से, वो क्लीननेस का ख्याल नहीं कर रही हैं, वो हेयर्स को रिमूव नहीं कर रही हैं, सही। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और फिर दूसरी चीज ये सबसे मेन चीज कि जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन के होने चाहिए, वो सिल्क के या किसी और चीज के नहीं होने चाहिए, क्योंकि सही। वहां पर क्या होता है कि पानी खुश्क नहीं होता, ठीक है, और वहां पे जरासीम ऐसी जगह पर जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे गर्मी हो, वहां पे जरासीम की अफजाइश बहुत तेजी से होती है। सही। तो इसी वजह से जो कॉटन है वो सोक कर लेता है, तो अंडरगारमेंट्स कॉटन के होने चाहिए बेसिकली। सही। और अगर स्टेन वगैरह लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी पेंटिंग खराब हो रही है, तो आपको फौरन चेंज कर लेना चाहिए, नहीं कि उसको 7 डेज 5 डेज तक मुस्तकिल जैसी भी हालत में हो उसको आप चला रहे हैं। आपने उसको भी वॉश करना है, क्योंकि वो एरिया सारा जो है वो वल्नरेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें जरासीम के जो है चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर क्लीननेस का ख्याल नहीं रखा जाए, सही। यहाँ ठीक आपसे है। एक सवाल और भी करना चाहूंगी कि हम ये नोट करते हैं कि ब्लड का जो कलर होता है वो बाज़ औक़ात चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है, लाइट रेड, डार्क रेड, मेहरून सा, ब्लैकिश सा, तो क्या किस चीज़ की अलामत है? देखिए, ब्राइट रेड जो जब इनिशियली जब हम बात कर रहे होते हैं ना ये इसके नॉर्मल ब्लड की, तो शुरू में तो ये ब्राइट होता है,
ठीक है ना। फिर जैसे जैसे ब्लीडिंग कम होने लगती है तो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊज होने लगता है। जब कम आहिस्ता आहिस्ता ऊज होगा तो उसका कलर डार्क हो जाएगा, सही। ठीक है ना। एट द एंड जो है कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। अगर फर्ज करें कि पीरियड्स में क्लॉटिंग आ रही हो, क्लॉटिंग हाँ हो रही जी। हो, यानी बाज़ दफा ऐसे कहते हैं कि बच्चियां पंचमन। कहती हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे उनके जो है वो निकल रहे हैं, लोथड़े से निकल रहे हैं इस हाँ टाइप जी। के। तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग की वजह से क्या है कि वो वहां पर जो है वो जमा हो रहा है, जम रहा है खून, सही। ठीक है। तो वो जो है उसके लिए तो भाई फौरन ही डॉक्टर से जो है रुजू करना जरूरी है कि उसकी रीजन क्या है। उसको ये देखना है कि उसको हमें ट्रीट कैसे करना है। वहां पे ट्रीटमेंट जो है इनएविटेबल है, वो आप ट्रीटमेंट को वो कर नहीं सकते कि आप उसको जो है वो बिल्कुल दिमाग से लाइट निकाल दें कि लाइट। भाई हम खुद ही घर से कुछ टोटके करके सही हो जाएं। सही। तो ये चीजें जो हैं वो सही नहीं है। एक सवाल और भी है मेरे यहाँ पर कि ख़वातीन का अक्सर ये मसला भी होता है कि मेंसेस जो होते हैं वो बेतरतीब हो जाते हैं और हम्म। जो है वो उनको बाज़-औक़ात 7 डेज़ बाद ही या 15 डेज़ बाद ही जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अपनी उनकी जो साइकिल होती है वो टूट जाती है। तो इसकी क्या वजह है और इस सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिए, जो बेकायदगी होती है, जो ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत सारी उसकी वजूहत होती हैं, ठीक है। उसको हम मेट्रोरेजिया भी कहते हैं कि जब बेकायदगी हो पीरियड्स के अंदर और खून की जो है ज्यादती हो रही हो, अच्छा। ठीक है। उसमें रहम की खराबी का भी सबब हो सकता है। अगर अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फाइब्रॉइड्स हैं, यानी रसोलियां हैं, ठीक है। सही। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इंटरनली कोई ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं रहम में, रसूली होती है, ठीक है। ऐसे अच्छा, आंतों में कीड़े बाज लोगों के होते हैं जब, अच्छा। ठीक है ना, उसमें भी बाज़ दफ़ा अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन है उसमें भी बाज़ दफ़ा ये कंडीशन देखी गई है कि अगर किसी बच्ची को पेट में कीड़े हैं तब भी इस तरह से चेंजेस आते हैं उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कम या ज़्यादा, जल्दी, तेज और ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो दिमागी जो है या जज्बाती तहरीक से, या बहुत ज़्यादा कोई टेंशन में है, ठीक हाँ है, जी। वो वजह भी बनती है। ग़िज़ा के अंदर जो है अगर आप एतदाल नहीं है, खून की कमी हो रही है, उस सूरत में भी ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो खून की कमी होगी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो आपके आती हैं वो हमसे कहते हैं मेट्रोरेजिया, और ये बेकायदगी हैज़ है। तो ये इसके लिए तो बेसिकली आपने जाना ही डॉक्टर के पास है ताकि इवैल्यूएट कर सके कि किस वजह से ये हो रही है। अच्छा, यहाँ एक मेरा और सवाल ये है कि मेंसेस में जो ख़वातीन एंड हो रहा होता है, तो हम्म। उस टाइम पर क्या सिचुएशन होती है? मतलब क्या अलामत होती हैं कि हमें पता चल रहा होता है कि बस मेंसेस जो हैं वो एंड हो रहे हैं और उस टाइम क्या ख़वातीन की अम, अ, मतलब ज़हनी तौर पर उनकी क्या कैफ़ियत होती है या अ, उनके मेंसेस की क्या तरतीब होती है? देखिए, ये कहलाता है मीनोपॉज, ठीक है। हुँ। मीनोपॉज की एक एज है 45 से लेके 55। अच्छा। मीनोपॉज जो होता है ये सनेयास उर्दू में से कहते हैं, जी। ठीक है। इसके अंदर देखिए, एक तो फैमिली टेंडेंसीज होती है, बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली में फीमेल से, हमारी माँ बहनों से रन करती भी आ रही होती हैं, जी। ठीक है। वो हमें देखना होता है जब हम वो ले रहे होते हैं, केस टेकिंग ले रहे होते हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली में पीरियड्स अमूमन जो है वो कब जल्दी बंद हो जाते हैं, देर में बंद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मीनोपॉज जल्दी बंद होने की बहुत सारी वजूहत हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई शॉक है, कोई शॉक हिस्ट्री है, बाज़ दफ़ा वो शॉक हिस्ट्री जो है आपके हार्मोन्स में एकदम चेंजेस लेकर आती है और आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा। जो नॉर्मल है वो 45 से लेके 55 ईयर्स तक है। अगर अच्छा, ये जो पीरियड्स रहते हैं या तो ये बहुत ज़्यादा आने लगते हैं सनेयास के करीब-करीब, अच्छा। कि जी जल्दी आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजूहत हैं। या तो ये हो सकता है कि रसोलियाँ हों, ठीक है। रसोलियों की वजह से भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो इरिटेट कर रहे होते हैं सरफेस को, और वो कंप्लीटली जो है वो इवैक्यूएट नहीं होता। वो इस वजह से देखना पड़ता है अल्ट्रासाउंड से के ज़रिए और जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए कि भाई क्या रीज़न क्या है। सही। तो
ठीक है, तो ये सब हार्मोनल चेंजेस, किसी को ये होता है कि जी 1 महीने आया फिर 4 महीने नहीं आया, हाँ जी, ये भी बहुत 2 महीने समस्याएं आया। होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है, क्योंकि हार्मोन्स जो है, ईस्ट्रोजन का सारा कमाल है इसमें। ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन, देखो हर चीज जो है एज के साथ साथ जो है, हमारी एजिंग प्रोसेस हमारे हर आज़ा पे हो रहा है, जी। ठीक है ना। अब जैसे ओवरीज हैं, जो बैजादानी है, उसमें अंडे बनने का अमल सुस्त हो रहा है। उसमें जब अंडे बन नहीं रहे तो उसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होना है वो भी सुस्त हो रहा है। तो जब हर चीज आगे पीछे हो रही है तो उसी का इफेक्ट जो है बॉडी पे नजर आ रहा है। सही। इसी तरह ये जब ये चीजें हो रही होती हैं तो जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी का लग जाना, एकदम गर्मी लगना, फिर एकदम सर्दी लगना, बहुत अच्छा। ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा होना, और फिर ये है कि थकावट है, फटीग फीलिंग है, थकावट है आपसे, और आपकी हड्डियों का भुरभुरा होना, कैल्शियम, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन भी कर रहा है। तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का जब कम हो जाएगा उसकी सिक्रेशन, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। फिर दूसरी सही। चीज ये है कि ओल्ड एज की, जैसे हम ओल्ड एज में जा रहे हैं, हमारी गिजा जो है वो कम से कम होती जा रही है, जी। ठीक है। सबसे मेन चीज जो है, जो बेहतर चीज है ओल्ड एज के अंदर, आपने भी ख्याल रखना है, और जिनकी इस एज जो इस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं उनको भी, कि पानी ज्यादा करना, डिहाइड्रेशन नहीं करनी। सही। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि इस एज के अंदर लोग जो हैं वो पानी बहुत कम पीते हैं। उसकी बहुत वजूहत ये है कि उनसे उठा नहीं जा रहा होता, चला नहीं जा रहा होता, फिर बार बार ये सोचते हैं कौन वॉशरूम जाएगा। जी। तो इस वजह से पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीने की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं, हॉट फ्लशेस वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं, ये फ्लश आउट नहीं होती, हमारे जिस्म से जो ऐसे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ये चीजें फ्लश आउट नहीं हो रही हैं। तो सही। पानी का इंटेक ज्यादा है, उनकी डाइट को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें उनके जिस्म में बन नहीं रही हैं, सही। और वो ग़िज़ा भी पूरी तरह नहीं ले पा रहे। तो ये सारी चीजें हम इससे रिलेट करते हैं। सही। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आ जाती है इस्तिहाज़ा, कि बाज़ बहनों जी को जो है वो मेंसेस की साइकिल के अलावा भी जो है वो खून आने लगता है, तो ये जी जी। इस्तिहाज़ा क्या चीज़ है? इस्तिहाज़ा एक्चुअली ये किसी भी कोई पैथोलॉजी, अगर आपके पास आके यूट्रस के अंदर कोई पैथोलॉजी हो गई है जिसकी वजह से पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग हो रही है, सही है। ठीक है। हम उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, उसमें ये फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं, उसमें सिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के अलावा है ना ब्लड, ये जी। मेंसेस में नहीं है, तो इसमें नमाज भी पढ़ी जा सकती है, आई थिंक, जी, कि जी। जाहिर है वो उसका हिस्सा नहीं है, तो जी। वो उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये इस ऐसी कंडीशन को फिर बेहतर ये है कि जाके इसको दिखाना, इवेलुएट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है फिर खून की कमी और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं वो पैदा कर देता है। अच्छा, हमारा आगे एक सवाल है लिकोरिया के हवाले से, कि लिकोरिया जी जो है किस किस्म की बीमारी है, और लिकोरिया किन वजूहात की वजह से होता है, इसकी कितनी अक़साम है, और हमारे जिस्म को इससे क्या नुकसान पहुंचता है, और इसका अच्छा, हमें इसके लिए हमें क्या एहतियात इख्तियार करनी चाहिए? ठीक है। देखो लिकोरिया जो है एक्चुअली ये वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है ना। हमारे इंदाम नहानी से डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वो सिक्रीशंस, कुछ रतूबतें खारिज कर रहे होते हैं, और ये नॉर्मल है। अच्छा। 4 से 5 मिलीलीटर जो है इन अ डे, अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो वो ये नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है ये डिस्चार्ज का मतलब ये है कि ये डिस्चार्ज मुख्तलिफ पीरियड्स के मुख्तलिफ औकात में ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। ओवुलेशन के टाइम पर जब बैज़ादानी से जो अंडा जो है रिलीज होता है, उस टाइम पर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये जो सिक्रीशन है ज़्यादा इसलिए होगी, ये फैसिलिटेट करती है स्पर्म्स को कि वो जो है उसके साथ फर्टिलाइजेशन उसकी आसानी से हो सके, क्योंकि सही। वो स्लिपरी वाटरी स्लिपरी मटेरियल अगर है तो वो नॉर्मल है, हाँ जी, ठीक है। इसमें भी ना ख़वातीन ने मुख्तलिफ बताया कि मुख्तलिफ हमें आ रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म हम्म, में भी है, जेल फॉर्म में भी है, और बहुत जी गाढ़ा भी है। हाँ, अब ये जो है नॉर्मल है, अच्छा। यानी कि अगर वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, हुँ। ठीक है, और एग वाइट जैसे होता है ना, जी, इस जी। तरह का है, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। सही। ये शौहर से मिलने से पहले भी ज्यादा हो सकता है, ये ओवुलेशन के टाइम पे ज्यादा हो सकता है,
सही। ठीक है, ये किसी भी अच्छा अच्छी जो बच्चियां जो हैं ज्यादातर ऐसे इसमें मोबाइल के अंदर या कुछ ऐसे लिटरेचर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि जो इनके फीलिंग को अराउज कर रहा है, तो उस सूरत में भी ऐसे बच्चियों को मुस्तकिल होने लगता है ये। अच्छा। ठीक है ना, तो ये एक जिसे कहना चाहिए तहरीक मिलती है उनकी बॉडी को ऐसे लिटरेचर पढ़ने से भी, तो वो एक नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है कि वो नॉर्मल से ज्यादा उसका जो है सिक्रीशन होने लगती है। ठीक है, सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर ये किसी बीमारी से हो तो उसमें हमें अलामात को मद्देनजर रखना होता है कि अच्छा। बहुत ज्यादा इखराज हो रहा है, अगर रंगत में तब्दीली है, दर्द है, खारिश है, तो फिर हम देखते हैं कि ये कोई इन्फेक्शन ना हो। अच्छा। अब हम कहते हैं कि एज ग्रुप डिफरेंट है। अब जैसे यंग एज के अंदर अगर पानी की शिकायत हो रही है, तो अमूमन पेट के कीड़ों की वजह से भी जो है, पेट के कीड़े बाज़ के जो है वो वजाइना में चले जाते हैं और इरिटेशन कॉज करते हैं, और इसकी वजह से ये होता है। अच्छा। ठीक है, बासफा सही। सफाई अगर नहीं है और उनकी पैंटीज को अगर सही से धोया नहीं गया, या उनके ऐसे टाइट कपड़े पहनाए गए हैं, या उनकी अगर वो छोटा बच्चा है, अगर उसकी आदत नहीं डाली है वॉशरूम जाने की, और उसको पैम्पर हम 3 4 साल तक मैंने देखा है माएँ बच्चों को पैम्पर कर रही होती हैं, वो जो है वो सारा इन्फेक्शन के चांसेस को क्रिएट कर रहा होता है। सही। तो ये जो है अगर इन्फेक्शन हो जाए, फिर इसी के अंदर लिकोरिया, पानी की शिकायत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इरिटेशन कर रहा है ना, ये ग्लैंड्स को इरिटेट कर रहा है, तो वो रिलीज कर रहा है वाटर। ठीक है, सही। जी। सिक्रेशन रिलीज कर रहा है। इसी तरह से टीन एज के अंदर जो लिकोरिया होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है वो इस वजह से, वो दूसरी वजह से होता है। एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, दूसरी चीज ये होती है कि अगर पैड्स को तरीके से माएँ समझाएं नहीं कि सफाई का ख्याल कैसे रखना है, जी। नहाने के बाद हर महीने नहाने, जब आप पीरियड से फारिग होते हैं, तो आपने अपने जो अंडर आर्म्स हैं उसमें ये जो है अंडर लेग्स हैं उसको कैसे साफ करना है, और अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखना है। जो आपके कॉटन के जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन के क्यों होनी चाहिए जरूरी, और उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। जी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। मैरिड खवातीन में 20 से लेके 40 तक जो है अमूमन इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा। ठीक है, अमूमन इन्फेक्शंस मैरिड ख्वातीन में आपको बताया कि उसमें इन्फेक्शंस या तो फंगस की वजह से होते हैं, या बैक्टीरिया के, या वायरस के। ये सारे यूजली या तो सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं, या फिर हस्बैंड से कुछ कुछ ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, जो कि हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस वजह से भी ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन उस डिस्चार्ज के लिए बहुत सारी अलामात हैं, और इस ऐसे डिस्चार्ज अगर हो जिसमें कलर चेंज है, या इस तरह का इचिंग है, या खारिश है, या दर्द है, तो इसको खुद से ट्रीट करना नहीं है, या किसी के सुन के ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जाके डॉक्टर को डॉक्टर दिखाना से चाहिए, चेकअप ताकि वो करना। देख सके, जी। वो किस किस्म का देखिए, इन्फेक्शन है। लिकोरिया की उस वजह से भी ना, सिर्फ लिकोरिया की वजह से ही कमर में और टांगों में भी काफी दर्द रहता है। देखिए, वो जो है ना, जी। ये लोगों का एक ये मिथ है कि जी वो हड्डियां गल रही होती हैं। तो हम्म। ये गलत है कॉन्सेप्ट, हड्डियां नहीं गल रही होती हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन नीचे से ऊपर यानी यूट्रस की तरफ और बेज़ातानी की तरफ ट्रांसफर कर जाता है, तो पेन जो है आपके लोअर बैक में रहने लगता है। अच्छा। इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ना ये पेन लोअर बैक के अंदर, सही। और फिर उसी वजह से डिस्चार्ज भी ज्यादा हो रहा है। तो लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद हड्डियां गल रही हैं या पता नहीं क्या, ये चीजें नहीं है। ये इन्फेक्शन की वजह से ही, इसी लिक्योरे की वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। क्योंकि जब आपका बैक्टीरिया और जो डिस्चार्जेस हैं, ये एक पीएच मेंटेन रखते हैं। पीएच एस जो होती है ना, एसिडिटी सही। हमारे जी। जी। सिस्टम के अंदर पीएचएस होते हैं, ये एसिडिटी मेंटेन रखते हैं। या एसिड ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो वायबल नहीं रहते, वो जिंदा नहीं रहते। अगर कोई पीएच चेंज हो जाए फीमेल के अंदर, सही। तो जब वो जिंदा नहीं रहते, तो वो इनफर्टिलिटी में चला जाता है कि भाई इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें इस वजह से हैं। अगर सही। हस्बैंड के साथ कोई मसला है, तो हस्बैंड को अपना पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर है, तो उसको पहले अपने आप को दिखाना चाहिए, ताकि वो ट्रांसफर नहीं कर सके वो इन्फेक्शंस। क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, क्लेमाडोमोनास के होते हैं, हर्पीस वायरस होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसफर हो जाते हैं। सिफिलिस है, जैसे आतिशिक है, सोजाक है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सारे मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में सही। ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये ऐसे भी चीजें हैं कि जो आपके लुआब से भी ट्रांसफर हो सकते हैं अगर सही। इन्फेक्टेड हो, क्योंकि ये हमारे
हमारे रतूबतों में ये जरासीम होते हैं, ठीक है। जी और कुछ पब्लिक प्लेसेस के अंदर अगर आप फर्ज करें कि वॉशरूम, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ मुझे जी ये बात याद आ गई कि जैसे वॉशरूम, कभी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं हम, वॉशरूम यूज करते हैं, ठीक जी। है, वहां से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा। सबसे पहली बात है, अव्वल तो कोशिश करें ना यूज करें, अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो वहां पे अगर कोई ऐसी चीज है जैसे लोटा रखा हुआ या कुछ भी, वो हरगिज यूज ना करें, क्योंकि वहां जरासीम, जैसे कहना चाहिए कि इतना ज्यादा ये वहां पर होते हैं, क्योंकि हर तरह का तबका आता है, हर तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं, कि सफाई का होता है नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बच्चे यूज कर रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं, बड़े कैसे यूज कर रहे हैं, तो जी वहां से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के भी चांसेस वहां से भी ज्यादा होते हैं। सही। अगर फीमेल यूज कर ले, ठीक है, तो वो है ना, हस्बैंड में बीमारी है ना खुद में बीमारी है, वो कहाँ से बीमारी आई, वो ब्लड से, ब्लड की ट्रांसफर से आ सकती है, या फिर ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर जाने से भी आ सकती है। सही। मेरा अगला सवाल यहाँ पर पीसीओ के बारे में है कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी बहनों को? अच्छा जी, पीसीओज में जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक्चुअली एक एंडोक्राइनल डिजीज है, यानी कि हमारे ग्लैंड्स की डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर, इसके अगर मैं देखूं तो समटाइम्स जो है हमारे मौरूसी इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी फैमिली के अंदर भी ये रन कर रही होती है, कभी कभार हार्मोनल, इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। सही। मैंने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे अंडों को मेच्योर कर रहा होता है, वो कम हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो जा इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसुलिन की सिक्रीशन जो होती है बढ़ जाती है। हम्म। टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर भी होता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में होता है, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो ज्यादा जिसे कहना चाहिए उनकी सिक्रीशन ज्यादा होती है, तो वो फीमेल की बनावट के लिए ज्यादा होती है, फीमेल के जितनी चेंजेस आती है, बॉडी चेंजेस उसके लिए ज्यादा होती है। लेकिन जो एक मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत कम सिक्रीट होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, जब भी ऐसे लोगों के अंदर दाढ़ी मूछें जिससे होती हैं खवातीन के अंदर आने लगती हैं, और क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है। सही। उसमें जो खातून होती है वो मोटी भी हो सकती हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है। ऐसे बंदों को डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, सही। और वो इसी वजह से कंसीव नहीं कर सकती, एबॉर्शन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर बेसिकली, जो है वो सवाल भी आया हुआ है कि हम्म, क्या वजह है कि खवातीन को बार बार मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं? हाँ, मैं उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा देर में लेती हूँ, पहले मैं इसको बता दूं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये जी मैं इसलिए चाह रही हूँ कि पीसीओज में मेडिसिन के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी लाइफस्टाइल जो है ना, वो अगर हम चेंज करें बहुत सारी चीजें, तो उसमें जो है वो यानी कि 90% हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक सही। है। लाइफस्टाइल के चेंजेस के लिए हम जो देख रहे होते हैं उसके अंदर पहली बात तो ये है कि हमारे पास, हम अगर जंक फूड्स ना लें, ठीक है, व्हाइट फ्लोर से देखो केक वगैरह बेकरी आइटम ज्यादातर बनते हैं, जी ठीक है ना। तो ये अगर हम ऐसे कंडीशन जिनको पीसीओज हैं वो ये ना लें, कैल्शियम प्रोटीन और फिश का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल ये ज्यादा रखें, और फिजी ड्रिंक्स ना लें। फिजी ड्रिंक्स यानी जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, ये सारे फिजी ड्रिंक्स हैं, सही। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये ना लें तो ज्यादा बेहतर है। सही। तो ये जो ग़िज़ा के अंदर जो मॉडिफिकेशन है, ये सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपका आप ये समझ लें कि आप मटन ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। कार्ब्स अपनी डाइट से खत्म कर दें, ब्रेड जैसे होती है वाइट ब्रेड, ये खत्म कर दें, ठीक है। पिंक सही। सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट, नमक जो है वो भी पिंक सॉल्ट यूज करें। ग्रीन टी इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल, हाँ जी। ठीक है। और दालें जो है वो इम्पोर्टेंट रखती हैं इसके अंदर। और जो है फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी के बीज कहते हैं, अलसी के बीज, हाँ जी। ठीक है। अलसी के बीज जो है वो भी, जैसे आप 2 चमचे अगर आप उसको यूज करना शुरू कर दें रोजाना, तो ये भी, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट है इसके अंदर, तो ये भी अच्छा। किसी हद तक जो है
आपके पीसीओस को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये ना ये जो फ्लैक्सीड है ये बेसिकली आपके हार्मोन्स को की डिसबैलेंस को जो जो डिसबैलेंस हुई हुई होती है उसको काफी हद तक बैलेंस करते हैं। सही। पानी ज्यादा पीना चाहिए। एक्सक्यूज मी। और जैसे आपका सत्तू है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ओट है, ये ज्यादा यूज करें। सही। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं कुछ हमल और सेक्स के हवाले से कुछ सवालात आए हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी की एक मुलाकात रखी है जो कि जायज़ तरीका है। तो ये मुलाकात जो है ये इसका दुरुस्त तरीका कौन-सा है? और इसमें एक सवाल ये भी आया हुआ है कि बाज़ लोग जो है वो ओरल सेक्स करते हैं, तो इसकी वज़ह से ख़वातीन इस चीज़ से घिन महसूस करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मजबूर होती हैं। तो इसके क्या नुकसानात होते हैं हमारी सेहत पर? देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो अ, मसनून तरीका है वो यही है कि मर्द जो है ऊपर हो और औरत नीचे हो। जी, ठीक है? प्रेगनेंसी हर तरह से हो सकती है, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो यही तरीका है। सही। दूसरी चीज़ ये है कि जो ओरल सेक्स है ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए एक डैमेजिंग फैक्टर है हमारे उसमें, कि जो अंग्रेज़ों से चला आ रहा है। जी, हमारे यहाँ इस्लाम में भी प्रोहिबिटेड है और वैसे भी ये प्रोहिबिटेड है। उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, मैंने आपको बताया कि ये मुबाशरत के अलावा जो हमारे सलाइवा है, जो थूक है, जो हमारा लुआब है, उससे हमारी और सिक्रीशंस हैं, इससे भी ट्रांसफ़र होता है। हुँ, और ये जो है डेट्रिमेंटल है, हमारे आने वाली नस्लों को भी ख़राब कर रहा होता है, उनके अंदर भी बहुत सारे मसाइल पैदा कर देता है, और जिसको ये बीमारी होती है, वो उसके अंदर भी उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, उसकी बॉडी को भी। सही। क्योंकि हर जगह के डिफरेंट जैसे कहना चाहिए जरासीम है, जी। ठीक है ना? ख़वातीन के शर्मगाह में बिल्कुल डिफरेंट जरासीम है, मर्द के बिल्कुल डिफरेंट जरासीम है। कुछ जरासीम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ठीक है? सही। माउथ के अंदर भी जरासीम है। तो कुछ जरासीम जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ के अंदर ज़ुमरे में आते हैं, तो वो बड़ी आसानी से जो है वो एक-दूसरे में लग जाते हैं, सही। ठीक है? तो एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो वजह है, ये बज़ाते खुद जो है खतरनाक है इस हद तक कि एक तो घिन का बाइस भी है, दूसरा ये है कि जब अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल आपको फिजियोलॉजिकल और एक वाइंडिंग एक नॉर्मल आपको तरीका बताया है, तो क्यों हम दूसरों को देखकर अपने आप को उसमें मुब्तला करें? क्योंकि ये बहुत बिल्कुल। एक आम सी चीज़ हो गई है, क्योंकि बच्चे और बड़े ये मोबाइल्स के अंदर ये सब चीज़ों को नॉर्मल ले रहे होते हैं। जी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको कोई पहले से उनको कोई इंटीमेशन तो होती नहीं है। वो समझते हैं कि ये भी शायद इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जी, हालाँकि वो पार्ट नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं इनको खुद भी समझनी चाहिए, और ऐसे जैसे ऐसे चैनल्स हैं जो कि इन चीज़ों को बताएँ कि भई क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। और तो आई ये थिंक सो अभी कि शादी से पहले इस हवाले से बड़ों को चाहिए कि वो दोनों को, मेल फीमेल हाँ, दोनों दोनों को अच्छी को तरीके से गाइड बिल्कुल। करें। और उनको इस हवाले से तरबिय मतलब मीन्स की तालीम वगैरह दें। हुँ, हुँ। हाँ, ये है बेसिकली यही तो है कि जी, इसके जो है तालीम सही का गलत की देना पहचान बहुत बताएँ। ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बच्चे पूछते नहीं हैं, वो समझते हैं या बड़े कि हमें सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं नेट से। हुँ, लेकिन नेट पे जितना भी मवाद है वो अंग्रेज़ों का फैलाया हुआ है। जी, तो उनकी यहाँ बुराइयाँ जो हैं वो भी अब लोग उसे नॉर्मल ही ले रहे हैं, जी। ठीक है? तो ये एक अपने अंदर खुद एक वो बहुत ज़्यादा वो रखता है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपने हमल के बारे में वैसे तो बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन सवाल ये है कि ख़वातीन हमल मुमकिन कैसे बना सकती हैं? यानी क्या ऐसे इक़दामात करें जिसकी वजह से वो जल्द जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें? देखो बेटा, इसके अंदर देखो बात बात असल ये होती है कि नॉर्मली तो कंसीव कर जाता है बंदा, ठीक है ना? लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं ना, उसको देखना पड़ता है कि तो अगर फर्ज़ करो कि कंसीव नहीं कर रहा कोई, जी। और उसके कंसीव ना करने के या बांझपन के जो हैं वो 2 हालतें हो सकती हैं। एक तो प्राइमरी स्टेरिलिटी कह सकते हैं, इब्तिदाई बांझपन, या सानवी। सही। इब्तिदाई बांझपन तो ये होता है कि इसमें शादी के आगाज़ से लेकर तक मतलब आगाज़ से औलाद होती ही नहीं है।
तो सही। हम इसे कहते हैं प्राइमरी। ठीक है। और इसकी जो बहुत सारी वजूहत है वो ये हो सकती है कि बैसा जो है वो खराब हो, यानी कि अंडा जो अंडा। आपका रिलीज हो रहा है उसके अंदर कोई खराबी हो। अच्छा। ठीक है। जब भी अगर स्पर्म में या अंडे में कोई खराबी होगी तो क्या होगा, वो कंसीव नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद जो ओवम है यानी अंडा है उसको उसकी निकलने के बाद रहम तक जाने की सलाहियत अगर नहीं है। अच्छा। ठीक है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं जो जो अंडे को लेकर जाती हैं ओवरी से उसमें यूट्रस तक, वो अगर बंद है, ठीक है सही। ना, अगर फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं जी, तो जी। उसकी वजह से हमल करार नहीं पाता। सही। ठीक है। रहम का मुंह अगर बंद है तो वो भी जो है वो इसका इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। सही। इसके अलावा हार्मोन्स के जो निज़ाम है, जैसे आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, अगर उसमें अदम तवाज़ुन है, ठीक है, जी। तो वो नहीं बन सकता। बाज़ दफ़ा जो है एग खारिज तो हो जाता है लेकिन स्पर्म जो होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो नॉर्मली उसको फर्टिलाइज कर सके। सही। फिर इसके अलावा जो सोजाक और आतिशिक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, अगर ये मर्द या औरत के अंदर हो तब भी बांझपन का सबब बनती हैं, और वो प्राइमरी बांझपन है जहाँ के इब्तदाई बांझपन जहाँ पे कंसीव हुआ ही ना हो। अच्छा। तो पहले इवेलुएट कराने की जरूरत है कि रीजन क्या बन रही है। अच्छा। रीजन से पहले आप ये खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको खुद से आप इसको इवेलुएट नहीं करा लें, अपने डॉक्टर के पास जाके पूछना लें, वो आपको देखेगा, एग्जामिन भी करेंगी वो, और फिर उसके बाद वो टेस्ट भी लिख के देंगी, टेस्ट भी करेंगी। बाज़ दफ़ा औरत सही होती है, मर्द के साथ कोई मसला होता है तो दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये सही। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि जैसे औरत में ऊपर नीचे हो सकता है, मर्द में भी ऊपर नीचे हो सकता है। औरत अगर ट्रीटमेंट लेके सही हो सकती है तो मर्द भी ट्रीटमेंट लेके सही हो सकता है। जी, बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं। और दूसरी चीज जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, यानी सानवी बांझपन, उसके अंदर बहुत सारी रीजंस हैं। यानी पहली दफा तो बच्चे की मतलब औलाद पैदा हो गई है, उसके बाद नहीं हो रही है। हाँ जी। ठीक है। तो उसमें भी यही है कि अगर फर्ज करो कि अगर यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, वो इन्फेक्शन है, अच्छा। ठीक है, हार्मोन्स फिर अगर बिगड़ा हुआ है अगर, और इसके बाद जो रहम की झिल्ली है उसमें सोजिश है, ठीक है, इसी तरह अगर फेलोपियन ट्यूब जो है वो प्रेगनेंसी के बाद किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वो जुड़ गई हैं, तो उसमें से अंडा गुजर नहीं पा रहा। हुँ, हुँ। ठीक है। ये सारी चीजें अगर रहम में किसी किस्म की रसोलियां हैं या कोई इन्फेक्शन है, ये सारी, या माने हमल अद्वियात लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी बाज़ दफ़ा प्रोलॉन्ग यूज से औरत में बांझपन पैदा कर सकती है। अच्छा। ठीक है। और बाज़ दफ़ा मुसलसल हैज़ आवर अद्वियात का इस्तेमाल बांझपन पैदा कर सकता है, कि अगर जिनको हैज़ नहीं आ रहे हो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं हैज़ लाने के लिए, तो ज़ाहिर है उनके उनके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हुआ हुआ है ना, तो वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते। सही। तो अच्छा। ऐसे सूरत में जो है वो एग्जामिनेशन ज़रूरी है, और जो है उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। सही। और हमल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? हमल के कैसे? दौरान ब्लीडिंग की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। देखो, हमल के दौरान ब्लीडिंग में आपका अगर फर्ज करो कि कोई भारी चीज़ उठा ली है और जो प्लासेंटा है वो खिसक गया है, या यूट्रस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, या हुँ। कोई सिस्ट है जो बनी हुई है यूट्रस के अंदर, या जो सर्विक्स है वहाँ पे अगर कोई पानी की झिल्ली है, या कोई फाइब्रॉइड जिसे कहना चाहिए रसौली है, तो ये वजूहात बनती हैं। यानी कि इससे डायरेक्टली फीटस इफेक्ट नहीं होता, बच्चा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये ब्लीडिंग कॉज कर रही होती है, और ये ब्लीडिंग बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा भी होती है कि वो जो लेयर होती है वो डिटैच हो जाती है, जिससे बच्चा यूट्रस के साथ चिपका हुआ है। तो अच्छा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पहला तो ये काम करें कि अपने पैरों को लेट जाएँ और पैरों को जो है ज़रा ऊँचा कर लें। अच्छा। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके देखेगा, फिर वो मतलब बताएगा कि वो क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से हो रही है। तो ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये आप घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके एहतियात ये है कि भारी चीज़ें नहीं उठानी है आपने। हुँ। अपनी डाइट का बेहतर से बेहतर जो है वो ख़्याल रखना। उसको ख़्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ये टेंडेंसी आपकी फैमिली के अंदर है, तो ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को पहले से बताएँ कि अच्छा। मेरी फैमिली के अंदर ये टेंडेंसी है। सही। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वो जो गाइडलाइंस देती हैं वो उस गाइडलाइंस पे चलें और अपना रेगुलर चेकअप कराएँ।
सही। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी है कि हमल के दौरान बाज़ औक़ात ख़वातीन को बीपी और शुगर के मसाइल भी हो जाते हैं। बीपी हाई हो जाता है, एंड के दिनों में ख़ास तौर पर हाई हो जाता है, स्टार्ट में लो रहता है काफ़ी। तो ये अप एंड डाउन क्यों होता है? ये अप एंड डाउन इसलिए होता है कि एक तो जेस्टेशनल हमसे कहते हैं डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है कि जो कि हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि हम डाइट जो हमारी होती है, हमें बहुत ज़्यादा डाइट लेनी होती है। ठीक है ना? ज़्यादा डाइट इस सेंस में लेनी होती है अगर लोग उस वक़्त ज़्यादा इस तरह की बेकरी आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें डेवलप हो जाए डायबिटीज़, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होती है, यानी प्रेगनेंसी में ही होगी वो। हुँ, उसके लिए भी यही है कि अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। प्लस ये है कि अगर फैमिली टेंडेंसी हो कि भई अमूमन हो जाया करती है, या फ़र्ज़ करो कि अगर फैमिली फैमिली में डायबिटीज़ हो, उस बच्ची को डायबिटीज़ नहीं थी, प्रेगनेंसी के दौरान हो गई, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा जिसे कहना चाहिए एक हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट है कि इसके अंदर जो भी मतलब हर छोटी-सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ के जो है सामने वो आती है। महसूस होती है, ठीक है? हुँ, जैसे किसी को साँस की तकलीफ़ है, हाँ जी। नॉर्मल रहती है, नॉर्मल मेडिकेशन नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि प्रेगनेंसी में हर तकलीफ़ बढ़ जाती है क्योंकि हार्मोन्स की चेंजेज़ की वज़ह से, स्ट्रेस कंडीशन की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सही। वो उसको ओवरपावर कर रही होती हैं और उसकी वज़ह से चेंजेज़ की वज़ह से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ जी। अपनी डाइट को जब आपको पता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आपने सॉल्ट इंटेक कम करना है, आपने ये जो है सारी फ्राइड आइटम्स खत्म करनी है, आपने कार्ब्स अपना जो है व्हाइट जो है शुगर्स हैं, बेकरी आइटम्स इनको आपने रोक देना है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बढ़े, ना उससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़े। सही। यहाँ एक सवाल और भी है कि प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात ख़वातीन को अजीब-गरीब चीज़ें खाने का दिल करता है, जैसे कोयला, हुँ, सीमेंट, हुँ। मिट्टी वग़ैरह, तो इससे हुँ, हुँ। ख़वातीन में ये क्यों होता है और इससे बच्चे को क्या नुकसान होते हैं? अच्छा। ये जो इसको हम पिका कहते हैं इस कंडीशन को कि जो जिसमें एब्नॉर्मल क्रेविंग होती है एब्नॉर्मल चीज़ों की ना वो एक जिसे कहना चाहिए क्रेविंग होती है कि ये खा लें वो खा लें जैसे चॉक लोग खा रहे होते हैं चावल कच्चे जी। खा रहे होते हैं जी। मिट्टी खा रहे होते हैं ठीक है ना तो ये इस बात की इंडिकेशंस हैं कि जब अगर जिस्म के अंदर इनएडिकेट न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का कम है जैसे देखो चावल है या इस टाइप की चॉक वाली चीज़ है, इसका मतलब है कि कैल्शियम कम हो रहा है हमारी बॉडी में, सही। ठीक है? कैल्शियम या कार्ब्स कम है। तो अगर हम अपनी बैलेंस डाइट रखते हैं, तो फिर ये जो जो क्रेविंग है ना, ये जी। कम हो जाती है। सही। अच्छा क्रेविंग की वजह जो है हार्मोनल चेंजेस अगेन मैं कहूँगी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कि ये क्रेविंग लेकर आते हैं। अमूमन लोगों के कहते हैं कि जी वो अचार खाने का और नमकीन चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सोडियम हमारे बॉडी के अंदर एक ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। तो अगर वो कम हो रहा हो तो इस कंडीशन के अंदर पिकल्स वगैरह जो अचार वगैरह की क्रेविंग बढ़ जाती है। सही। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हमें ब्लड प्रेशर भी है तो हमें अचार और इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो ये इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है इन चीज़ों को अवॉइड करने का कि अपनी डाइट बैलेंस रखें प्रेगनेंसी में और जो है जैसे होल ग्रेन है सब्ज़ी है कच्ची सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, प्रोटीन है, ठीक है? जी। डेयरी प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें और फिज़िकल एक्टिविटी भी। ये नहीं है कि आपने उठना-बैठना, चलना-फिरना नहीं है, नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी भी रखें ताकि आपकी मूवमेंट रहे बॉडी की। सही। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप जो है वो रखें, तो ये किसी हद तक जो है ये इसमें हम काबू पा सकते हैं। सही है। अच्छा, हमारा लास्ट अब आपसे सवाल है, लास्ट जो पॉइंट है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। जी। सवाल ये आए हुए हैं मदर फीड के हवाले से कि मदर फीड जो है वो कितना मुफ़ीद है बच्चे के लिए और माँ के लिए? और मदर फीड जिस तरह आजकल की ख़वातीन अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं और उनका ये कहना होता है कि वो अपनी सेहत उनकी ख़राब होती है बकौल उनके, तो क्या ये वाक़तन ऐसा होता है या नहीं? और दूसरा ये कि क्या मदर फीड रोकने की वज़ह से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पैदा होता है ख़वातीन में?
हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, खासकर मदर फीड के हवाले से जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं। एक घुट्टी का तस्वर है हमारे यहाँ, तो वो उसके हवाले से मैं बता रही हूँ कि जो जब अल्लाह ताला बच्चे को दुनिया में लाता है, तो माँ के ब्रेस्ट के अंदर उसकी ग़िज़ा ऑलरेडी मौजूद उतार देता है वो, ठीक है? अब मेन चीज़ जो है कि जब सबसे पहला डिलीवरी के बाद जो सबसे पहला जो दूध उतरता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। अच्छा, और वो जो ये 1-2 दिन तक आता रहता है, ठीक है? इसकी रंगत जो है वो आम दूध की तरह सफ़ेद नहीं होती, बल्कि ज़र्दी माइल होती है। बाज़ लोग औरतें क्या कहती हैं, ये खराब दूध है, इसको ज़ाया कर दें। अच्छा, ये हालाँकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बच्चे के लिए ख़ास तोहफ़ा होता है, जिसके पीने के बाद बच्चे को किसी घुट्टी की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा, ठीक है? ये बेहतरीन घुट्टी है, इसलिए कि ये जो आपका पहला जो दूध है, कोलेस्ट्रम जो कहलाता है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये एज़ अ घुट्टी का काम करता है, जो हम समझते हैं कि बच्चे का ना पेट साफ़ कर देता है। तो सही, इससे बच्चे के बहुत से मसाइल से बच जाता है, ठीक है? यानी पहला वो जो पेट साफ़ होता है, वो इसी कोलेस्ट्रम की वज़ह से होता है। दूसरा, अच्छा, इस कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो होती हैं जो कि जरासीम से रोकती हैं। जो बच्चा 6 हुँ, महीने तक, यानी पैदाइश से लेके 6 महीने तक, उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सही, उसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई हुई होती है। तो सबसे पहले जो दूध जो आता है, इसके अंदर कुदरती मुदाफ़ती जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। सही, तो वो जब बच्चा पेट में ले लेता है, तो वो मदाफ़ती जो सेल्स हैं, वो उसके बॉडी के अंदर जाके उसकी बॉडी को रेज़िस्टेंट कर देते हैं डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ से, ठीक है? तो वो अब हुँ, बहुत से अमराज़ के हमलों से वो बचा लेती है, ठीक है ना? ये जो क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करवा देता है, ये दूध। सही, फिर उसके बाद जब विलादत के बाद जब बच्चा जो है वो फ़ीड कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है, उस फ़ीडिंग के रिफ्लेक्सेस से जो यूट्रस होता है ना, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और अपनी असली हालत में आ जाता है। यानी वो बड़ा नहीं रहता कि जिससे पेट जो है बहुत ज़्यादा बाहर नज़र आए, अच्छा, ठीक है? यूट्रस जी, सिकुड़ जाता है, उसकी वज़ह से पेट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अंदर की तरफ चला जाता है। फिर उसके अलावा जो है वो हाँ, इसके बाद ये है कि बच्चे को जो ये कोलेस्ट्रॉल जो बच्चे की ग़िज़ा है ना, तो इसको इसी को ना बच्चे को पीने का हक़ है, इसको ज़ाया ना करें। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये पहला जो फर्स्ट 2 डेज़ के अंदर जो दूध आता है, जो कि ज़र्दी माइल होता है, वो ख़राब दूध नहीं होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है। बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देना बहुत ज़रूरी है। सही, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि बच्चे, अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब बच्चा आप फ़ीड करा ही नहीं रहे, पहले दिन, दूसरे दिन फ़ीड करा ही नहीं रहे, तो जब वो रिफ्लेक्सेस नहीं बनते हैं, यूट्रस भी अंदर नहीं जाता है, पेट वैसे ही बाहर रहता है, और फिर चूसने की वज़ह से जब बच्चा सक कर रहा होता है, ठीक है ना, दूध जी, को, तो क्या होता है कि दूध मज़ीद जो है बनना शुरू हो जाता है। यानी वो अच्छा, एक, जिसे कहना चाहिए, स्टिमुलस होता है इसको बनाने के लिए। लेकिन जब सही, वो बच्चे को सकी करने का आप दे नहीं रहे हैं, तो वो जब शुरू में, जैसे कहना चाहिए, मशीन एक ऑपरेट करने वाली होती है, फिर वो जी, ऑपरेट करके वो चीज़ बना रही होती है, तो वो बनाना बंद कर देती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दूध बन रहा है, लेकिन चूँकि जो नालियाँ हैं, अगर उनको अच्छी तरह से सफाई नहीं कर ली जाए, वो बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर गरम तौलिया करके टकोर करना चाहिए ब्रेस्ट का, सही, ताकि, और निकालना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो कि पहला जो 2 दिन का दूध है, अगर नहीं निकल रहा, तो भाई किसी तरीके से उसको निकाल के बच्चे को ज़रूर पिला दें। अच्छा, क्योंकि अगर नालियाँ बंद होती हैं, तो दूध अंदर ही रह जाता है, फिर दूध के वो फ्लेक्स बन जाते हैं अंदर छोटे-छोटे, वो, और फिर वो पेन करते हैं, और फिर उसी से वो जो है बुखार चढ़ जाता है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सख्त हो सख्त जाते हो हैं, जाता है, सूज जाते हैं, और वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, इसकी वज़ह से बुखार भी बहुत तेज़-तेज़ चढ़ जाता है। तो ये अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ब्रेस्ट पंप आता है, ब्रेस्ट से वो दूध निकालें, उसको फिर उसको कोशिश करें कि उसको बच्चे को पिला दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं करने की ज़रूरत है, और जो लोग नहीं करते हैं, वो ज़ाहिर है एक एब्नॉर्मल कंडीशन है, एक नॉर्मल कंडीशन को एब्नॉर्मल में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है, कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों में, सही, जो कि ब्रेस्ट फीड कम करवा रहे होते हैं, और जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ भी होती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही होती है, हुँ, उसमें फिर यही चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। तो आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आप आई, आपने वक़्त दिया, जज़ाकल्लाहु ख़ैर और बहुत इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा माशाअल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमें वक़्त देंगी।
और बिल्कुल आपकी इंशाल्लाह। ये दुआएँ हैं और अल्लाह ताला आपके वक़्त में, आपके इल्म में, आपके काम में बहुत-बहुत बरकतें अता फ़रमाएँ। आमीन। और मैं ये मैं मेरी भी एक कोशिश, छोटी-सी एक नाचीज़ कोशिश है, जिसकी वज़ह से अगर बहुत सारे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन जो हैं अपनी सेहत के हवाले से और जो है वो बरवक़्त उनको अंदाज़ा हो कि उनको करना क्या है। जी। तो ये एक जिसे कहना चाहिए एक फ़ीमेल हेल्थ की तरफ एक कदम होगा, और ये एक कदम नहीं है, अगर आगे ये चीज़ बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह हमारी जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो ख़वातीन हैं, उनकी सेहत जो है वो बेहतर होगी जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और जितने भी हमारे सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, बहनें ख़ुसूसन, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें जॉइन किया। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं फीमेल्स के, तो वहाँ पर भी ज़रूर शेयर करें और उनको मैसेज दें कि वो ये सेशन ज़रूर अटेंड करें। ये कुछ टाइम के लिए है, फिर उसके बाद जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बराह करम आप कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द इसको सुन लें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और स्क्रीन पे आपको मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर कर देती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद भी हमारे जो सेशंस हैं आप उसको जॉइन करें, इसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जल्द ही एक ज़बरदस्त टॉपिक पर आ रहा है। वो आपके लिए सब सरप्राइज़ है। वो माँओं और बच्चों के लिए है स्पेशल। तो आप मेरे इस नंबर पर राब्ता करके व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर जॉइन कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, घर बैठे इस फ़ोन के ज़रिए से ये अल्लाह ताला की एक नेमत बना सकें, अपने लिए सदका जारिया इसको बना सकें। तो हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।